Hello friends, this is Pawan Chaudhary. Welcome to an academy. Very good afternoon to all of you. Very good afternoon. चलिए इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड. काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी ये और बहुत ही बेसिक चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, है ना. वैसे अगर हम बात करेंगे कि ये टॉपिक इसमें हम जो पढ़ेंगे आगे, तो वो हम 7th में पढ़ चुके हैं कुछ टॉपिक, या कुछ टॉपिक 8 में पढ़ चुके हैं, बट वो एक बेसिक लेवल पे पढ़ा है. उसका जो एडवांस वर्जन है, वो एडवांस वर्जन आपको इस क्लास के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इवन आपके मैं ये बोलूँगा कि इन रिस्पेक्ट ऑफ प्री मेंस के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि टॉपिक्स हैं इसके अंदर वो मेंस के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है. कौन कौन से हैं? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, है ना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफलाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, है ना. तो ये 7 चैप्टर हैं इसके अंदर और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. तो अगले 15 दिन तक हम इसी को कंप्लीट करेंगे, है ना. बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. बट आप एक बात ये याद रखिएगा कि ये जितने भी टॉपिक हैं ये आपको कहीं ना कहीं 2020 2019 दोनों का जो मेंस है, मेंस के अंदर आपको काम आएंगे. स्पेशली जो रिसोर्सेज वाला आपका, जैसे हम बात करेंगे ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में रिसोर्सेज की बात हो जाती है, या हम बात करते हैं एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज और उन सब चीज़ों की बात हो जाती है. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के अंदर काफ़ी आपको काम आने वाला है. टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी में काम आने वाला है पेपर 3 के अंदर. तो अलग अलग जगह पे कई सारे इसके जो उपयोग हैं आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. आपको लगेगा यार क्या है रिसोर्सेज, सब तो पता है हमको, नहीं पता आपको. बहुत सारे ऐसे अंतर हैं वो जो चीज़ें आपको नहीं पता. कई बार 3 नंबर के या 5 नंबर के जो क्वेश्चन है, या कई बार 11 नंबर के जो क्वेश्चन है, वो आपको या 3, 6 या 11 के क्वेश्चन, 15 के क्वेश्चन, वो डायरेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे. उनको लिखने का तरीका आपको यहाँ से मिल जाएगा. कई बार होता है ना कि हम आंसर लिखे तो लिखे कैसे, तो वो जो अप्रोच है वो भी कई बार आपको यहाँ पे मिल जाएगी. इसके लिए ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली ये नहीं बोल रहा सिर्फ मेंस के लिए, प्री के लिए भी है, लेकिन मेंस कंटेंट जो है वो इसमें ज़्यादा है. एक कंबाइंड अप्रोच उसके अंदर आपको मिलेगी यहाँ पे. ओके, तो इस पूरी एनसीईआरटी को ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल भी इस पर एक भी लेक्चर मिस मत कीजिएगा. चलिए, तो चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. उसके पहले एज यू नो अन अकेडमी के ऊपर एमपीपीएससी चैंपियनशिप जो सीरीज है वो सेकंड सीरीज चल रहा है. इसके जो टेस्ट हैं, तो 2 टेस्ट इसके अंदर होते हैं हर 15 दिन के अंदर. तो पेपर 1 और पेपर 2 प्रीलिम्स का, तो दोनों पेपर आपको, एग्जाम को जो टाइम होता है 10 से 12 और 2 से 4, उसके हिसाब से टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, है ना. तो अभिषेक खरे सर, स्नेहिल सर, गुलाब सर जो है वो इसको पेपर को रिव्यू करते हैं और उसको बनाते हैं. उसके बाद आपके हर्षल सर एंड हर्षल सर हैं, संपदा मैम है, तो वो उसको रिव्यू करते हैं, उसको आपकी क्लासेस लेते हैं. कब कब होगा? 17 को हो चुका है एक टेस्ट, एक 31 को हो चुका है, अगला टेस्ट 14 जून को होगा, है ना. इसके बीच में आप अगर देखोगे कि जो प्लस वाले स्टूडेंट हैं, है ना, उन लोगों के लिए इसके बीच में भी वीक में टेस्ट अवेलेबल है ना. 31 के बाद अभी 7 को है एक टेस्ट, फिर 14 के बाद 21 को होगा, फिर ऐसे बीच में भी टेस्ट अवेलेबल है. तो प्लस के जो स्टूडेंट है उनको हर वीक टेस्ट मिल जाएंगे, है ना. और जो चैंपियनशिप अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जो प्लस में ज्वाइन नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो यार, प्लस ज्वाइन करो और सभी टेस्ट आप अटेम्प्ट करो. साथ ही क्लासेस तो आपको मिल ही रही है. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको टेस्ट भी मिल रहा है, आपको क्लासेस भी मिल रही है, आपको मेंस का टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है ना. एक 7,000 रुपीज़ का पैकेज है जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है. जो आप बाहर जाके किसी कोचिंग में जाओगे तो आपको 1,70,000 80,000 देना पड़ेगा. उसके 10% से भी कम कीमत के अंदर आपको पूरा कोर्स मिल रहा है. तो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, है ना. चलिए, तो ये टेस्ट हैं आपके और इनका फिर अगले दिन एनालिसिस है, तो एक्सपर्ट्स के द्वारा एनालिसिस भी इसका किया जाता है. चलिए, तो अब हम बात करते हैं हमारी एनर्जी रिसोर्सेज की. पहला जो चैप्टर है हमारा उसके बारे में. तो जो भी लाइफ अभी एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हमको जो नीड है, हमारी नीड जो भी है, जो भी हमारी नीड है, वो आपके रिसोर्सेज के द्वारा पूरी होती है ना. अगर अभी मुझे भूख लगेगी तो मैं खाना खाऊंगा क्योंकि मेरे पास फूड रिसोर्सेज अवेलेबल है ना. मेरे पास कुछ दूसरे मटेरियल अवेलेबल थे जिससे ये आपका स्लाइड चेंजर और ये मार्कर है, वो चीज़ें वहाँ पर बनी. तो जो भी मेरा नीड है वो उन रिसोर्सेज के द्वारा, उन संसाधनों के द्वारा वहाँ पर आपका कंप्लीट होगा. अब इसमें क्या चीज़ें हैं? देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग. बीच में आपका ह्यूमन बीइंग है ना, मानव है. यहाँ पे ऊपर आप देखोगे यहाँ पर नेचर है ना, पर्यावरण है आपका, मतलब जो नेचर या पर्यावरण या प्रकृति जो भी आप बोलो. दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशंस हैं और तीसरी तरफ आपके टेक्नोलॉजी, तकनीक. तो ये तीनों का मिला के रिसोर्सेज का जो उपयोग है, संसाधनों का उपयोग यहाँ पर आपका किया जाता है. ठीक है, तो हमारे आसपास जो है जितने भी संसाधन हैं उसका डेफिनेशन दिया सिंपल सा संसाधन का. जैसे हमने इसके पहले की क्लासेस में भी संसाधन की डेफिनेशन देखी थी, लेकिन ये एक एक्यूरेट डेफिनेशन है. एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स
provided it is a technological accessible, economical feasible and cultural acceptable can be termed as a resources। ये resources का सबसे बेहतरीन definition है अभी तक के उसमें, है ना। कहीं भी आप किसी भी बुक में देखोगे उससे अच्छा डेफिनेशन आपको रिसोर्सेज का नहीं मिलेगा। 3 नंबर में आ गया तो काट छाट के लिख सकते हो, आपको अगर रिसोर्सेज लिखने हो 6 नंबर में 5 नंबर में आ गया, इस डेफिनेशन से शुरू कर सकते हो। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है, वो एक रिसोर्सेस है ना। तो एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन होगा। 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए अभी बताया आपको मैंने, नेचर, टेक्नोलॉजी और आपका इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक प्रोसेस के द्वारा ये तीनों चीजें हैं, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, तीनों का हम उपयोग करते हैं, है ना। और उनका उपयोग करके, इनका यूज करके हम जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं, उनको और आपका उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग क्या करता है, इट इंटरैक्ट विद द नेचर, प्रकृति से हम इंटरैक्ट करते हैं, है ना, थ्रू द टेक्नोलॉजी। जैसे अब हमको क्या करना है, खेती करना है ना। तो ऐसा नहीं कि खेती ऐसे ही हो गई, उसके लिए भी एक टेक्नोलॉजी चाहिए ना, कि कैसे आप खेती कर रहे हो। भले वो आप जूम कल्टीवेशन करते हो तो उसमें भी एक मेथड होता है जूम कल्टीवेशन का, या अगर आप बात कोई और दूसरे प्रकार की अगर कृषि करते हो तो उसमें भी एक मेथड लगता है ना। या फिशिंग करते हो तो ऐसा थोड़ी गए और मछली पकड़ के ले आए, एक कांटा बनाओगे, मछली को निकालोगे। दिस इज ऑल्सो द टेक्नोलॉजी। वो चीज़ धीरे धीरे डेवलप हुई। पहले क्या था, ऐसे लंगर फेंका जाता, मतलब कांटा फेंका जाता था, मछली आ जाती थी। आजकल कई सारे ऑटोमेटेड आपके फिशिंग नेट वगैरह कुछ आ गए हैं, तो कई सारी चीज़ आ गई है। इसका मतलब क्या कि इंसान टेक्नोलॉजी का, तकनीक का जो उपयोग है, वो तकनीक का उपयोग यहाँ पे आपका कर रहा है ना। तो उसके पास वैसे दिमाग तो है ही, क्योंकि वो सबसे इंटेलिजेंट है ह्यूमन बीइंग। नेचर है तो प्रकृति का उपयोग कर रहा थ्रू द टेक्नोलॉजी, एंड क्रिएट द इंस्टीट्यूट टू एक्सेलरेट दैट। उनका उपयोग करने के लिए जो इंस्टीट्यूट है, जो संसाधन, वो आपके जो संगठन है, वो संगठन वहाँ पर आपके बिल्ड करेगा। या अगर हम बोले संस्थान है तो संस्थान यहाँ पर आपको एस्टैब्लिश करेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके रिसोर्सेज को रीच करने में वहाँ पर आपका काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो रिसोर्स जो है वो है एक तरह से एक ह्यूमन एक्टिविटी हो गई, कि रिसोर्सेज का यूज़ करना एक ह्यूमन एक्टिविटी के रूप में, एक मानव संसाधन के रूप में इनका जो उपयोग है वहाँ पे किया जाता है। और ह्यूमन क्या करता है, इट यूज एज ए एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द रिसोर्सेज, है ना। एक उसके जो महत्वपूर्ण संसाधन है उसके रूप में से यहाँ पर एक है कि जो भी रिसोर्सेज हमको अवेलेबल है, जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है या दूसरे रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनके बिना हमारा लाइफ नहीं चल सकता, है ना। जैसे आपका क्रूड ऑयल है, या नेचर के अंदर आपको खाना वगैरह मिलता है, फूड मिलता है, क्रॉप्स मिलती है। तो ये जितने भी रिसोर्सेज आप उपयोग करते हो, ऑल दिस रिसोर्सेज आर वेरी एसेंशियल। इनके बिना आपकी जो लाइफ है, वो लाइफ आपकी वहाँ पे चल नहीं सकती। ये हो सकता है कि उन चीज़ों का जो पता है इंसान को देर बाद में पता चला, जैसे हम बात करेंगे कॉपर की या आपके आयरन की, तो ये चीज़ें इंसान को काफ़ी बाद में पता चली। तो जब पता चली तब हमने उनको इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से और आपके जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से उसका उपयोग करना हमने शुरू कर दिया, है ना, उसका यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें हैं। ओके, सो इस प्रकार से इंसान संसाधन है, संसाधनों का जो उपयोग है, संसाधनों का उपयोग यहाँ पे करता है। ठीक है, अब अगर हम इसके अगर ओरिजिन की हम बात करें, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, एक्चुअली दिस इज द रिसोर्सेज नॉट द रिजर्व। थोड़ा सा गलत हो गया। अब इसका हम अगर विभाजन करें, है ना, वो लिखने में गलती हो गई है। इसका अगर हम विभाजन करें तो आप अगर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि उसका उत्पन्न कैसा हुआ, ओरिजिन कैसा हुआ, इट इज ऑफ 2 टाइप, बायोटिक, अबायोटिक। ओके, उसके बाद अगर हम बात करेंगे एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से, कि उसको एग्जॉस्ट कैसे किया जाता है, समाप्त कैसे किया जाता है, उपयोग कैसे किया जाता है, तो उसमें रेन्यूएबल मतलब नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण। ओके, उसके बाद ऑनरशिप के हिसाब से बात करेंगे किसका है वो रिसोर्सेज, तो वो आप देखोगे इंडिविजुअल, व्यक्तिगत और आपका कम्युनिटी के हिसाब से, है ना, या फिर नेशनल हो सकता है, राष्ट्र का हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी का हो सकता है, एक पूरे समुदाय का हो सकता है, राष्ट्रीय हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट, विकास के डेवलपमेंट, विकास के हिसाब से देखोगे तो पोटेंशियल उसका, पोटेंशियल के अलावा आपका डेवलपमेंट स्टॉक, ये दोनों हम आगे देखेंगे कि पोटेंशियल और डेवलपमेंट स्टॉक क्या होता है। और तीसरा जो है आपका आगे होता है रिजर्व। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है कि उसका विकास कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो उसके अंदर आप देखोगे तो पोटेंशियल, डेवलप्ड और आपके रिजर्व है। तो ये एक तरीके से इसका पूरा जो ग्राफ है आप देख सकते हो कि किस प्रकार से रिसोर्सेज हैं आपके ओरिजिन के आधार पर, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, ऑनरशिप के आधार पर और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार। तो इनके आधार पर कैसे संसाधन है, संसाधन आपके स्टैब्लिश होते हैं। ठीक है, तो ये आपके रिसोर्सेज हो गए। सेम थिंग आपका कि नेचुरल है तो नेचुरल के अंदर आप देखोगे तो प्राकृतिक रिसोर्सेज में आप देखोगे एक और अंतर है। प्राकृतिक रिसोर्सेज में वी हैव द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीनीकरण ऊर्जा, है ना, जिनको रिन्यूएबल कर सकते हैं, है ना। अब ये क्या है, इसके अंदर आपके कंटिन्यूस या फ्लो है, जैसे विंड है या वाटर है, तो विच इज कंटिन्यूसली फ्लो, हमेशा बहता रहता है, या हमेशा आपके पास अवेलेबल रहता है, तो वो कंटिन्यूस रिसोर्सेज हो गए।
उसका दूसरा है रिन्यूएबल के अंदर आपके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। इसमें क्या है, नेचुरल वेजिटेशन है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, तो ये बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हो गए, आपके जैविक रिसोर्सेज हो गए। दूसरा होगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब गैर नवीनीकरण रिसोर्सेज। ये कौन से होंगे, रिसाइकलेबल होंगे। जैसे मेटल होगी, मेटल अगर हो गया तो उसको आप रिन्यूएबल कर सकते हैं, उसको मतलब आप फिर से रिसाइकल कर सकते हैं, है ना। देखा जनरली आपने देखा होगा कि आपके घर के अंदर जैसे ये माउस है ना, तो ये हमेशा एक माउस एग्जाम्पल में आता है बेचारा, तो ये माउस है। अब इस माउस के अंदर क्या है कि इसके अंदर जो भी अंदर चिप लगी है, अब ये जब खराब हो जाएगा तो मैं रिसाइकल वाले को दूंगा। कभी भी इस प्रकार की चीज़ें जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है वो कभी भी आपको कबाड़ी वाले को नहीं देना चाहिए, जो रिसाइकल करते हैं एक्चुअल में उन लोगों को वहाँ पे देना चाहिए। जब मैं उसको दूंगा तो उसके अंदर से जो भी रिसोर्सेज हैं, मतलब उसके अंदर जो भी मेटल वगैरह है वो निकाल लेगा और उसको फर्दर किसी काम में फिर आपका उपयोग लग लेगा। तो मेटल जो है जनरली रिसाइकलेबल होती है। नॉन रिसाइकलेबल जैसे फॉसिल फ्यूल है विच इज नॉन रिसाइकलेबल, है ना। आपने क्या करा, आपकी गाड़ी चलाई और गाड़ी का जो पेट्रोल था वो बर्न हो गया, ऐसा थोड़ी कि वो पेट्रोल को इकट्ठा करके फिर से वापस यूज करेंगे, वो तो आपके एयर के अंदर जो है एयर के अंदर वहाँ पे आपका निकल जाता है, ठीक है। सो दीज आर द नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज, है ना। उसके बाद रिन्यूएबल के अंदर, उसके बाद अगला है आपका स्ट्रक्चरल और इंस्ट्रूमेंट है, एंड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो ह्यूमन के हिसाब से आपका कि स्ट्रक्चर और इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटी एंड क्वांटिटी, इसको भी आगे हम समझेंगे, ठीक है। अब रिसोर्सेज की अगर हम टाइप की बात कर रहे थे तो वो अभी हमने जो ग्राफ देखा उसको हम और डिटेल में देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर देखोगे तो फर्स्ट वी हैव द बायोटिक रिसोर्सेज, मतलब आपके जैविक संसाधन, ठीक है। अब क्या होते हैं जैविक संसाधन जो होते हैं, ये आपके बायोस्फीयर से आपकी जो ह्यूमन बींग है, फ्लोरा फोना वगैरह वगैरह, फिशरीज है, लाइफ स्टॉक वगैरह है ना, उनसे आपको ऑब्टेन होते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में अगर 3 नंबर में आ जाए कि भैया बायोटिक रिसोर्सेज के जैव संसाधन की डेफिनेशन लिखो, बस जैव संसाधन आ गया 3 नंबर में, उठाना चिपका देना। दीज आर द ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव द सच ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा फोना, लाइफ स्टॉक, फिशरीज एंड द लाइफ स्टॉक, है ना। तो उनसे आपका जो इनकी उपलब्धता है, तो उनसे इनकी उपलब्धता भी यहाँ पर आपकी हो जाती है, ठीक है। लाइफ स्टॉक है, फिशरीज है, तो ये बायोटिक रिसोर्सेज है, जो जीवित रिसोर्सेज हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज, अजैव संसाधन। अब अजैव संसाधन मतलब आप समझते ही हैं, उसका मतलब ऐसी चीज है जो नॉन लिविंग है, जो जीवित नहीं है ना। तो जीवित नहीं है, उनका उपयोग कर रहे हैं, उनके अंदर लाइफ है, लाइफ नहीं है, इनके अंदर फ्लोरा फोना वगैरह सब में आपकी लाइफ थी, जीवन अवेलेबल था। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनमें लाइफ नहीं है, जिनमें जीवन नहीं है, उनको बोलते हैं अबायोटिक या फिर आपके अजैव संसाधन, ठीक है। अब ये कौन से हैं आपके, अगर इनकी हम अगर बात करें तो जैसे आपका रॉक हो गई, मेटल हो गया, ये जितने भी हैं, पर्वत हो गया, आपकी रिवर्स वगैरह हो गई, ये क्या हो गए आपके अबायोटिक रिसोर्सेज या फिर आपके अजैविक रिसोर्सेज हो गए, है ना। तो ये अजैव रिसोर्सेज है, तो जैविक और अजैविक, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, कि उसकी ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये उत्पत्ति के आधार पर हो गया। 1 मिनट, ओके। उसके बाद दीज आर द बायोटिक एंड दीज आर द एबायोटिक, है ना। लायन हो गया, आपके फिश हो गई, ये सब आपके एमीबा वगैरह हो गया। अबायोटिक में आप देखोगे वोल्केनो है, टेम्परेचर है, विंड है, वाटर है, रॉक है, दीज आर द अबायोटिक, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, या आपके समाप्यता के आधार पर कि उसका किस प्रकार से आप उपयोग करते हो, है ना, इसका यूज किस प्रकार से होता है। तो उसमें देखोगे वी हैव द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आपके जो जैविक जो नवीनीकरण योग्य संसाधन है। अब इसका मतलब क्या होता है, ऐसे संसाधन जिनको हम नवीन फिर से बना सकते हैं, फिर से इनका यूज कर सकते हैं, है ना, रिन्यूएबल है आपके, तो जिनका फिर से उपयोग हो सकता है, जैसे आपका विंड है, वाटर वगैरह है, ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके जैविक रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए। सो दिस रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस, इनको रिन्यू कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, पुनः इनकी उत्पत्ति कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज होगा, ठीक है। तो कर सकते हैं बाय द फिजिकल, केमिकल और आपके कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा, किसी भी दूसरी प्रोसेस के द्वारा उसकी पुनः उत्पत्ति की जा सकती है, उनका उपयोग करके बार बार उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, नवीनीकरण हो गया। सोलर और विंड पावर, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब क्या है, ये नवीनीकरण हो जाएंगे। अगर एक बार खत्म हो जाएंगे तो वी कैन रीडेवलप, हम फिर से इसको रीडेवलप कर सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट है, तो आपने फॉरेस्ट काट दिया, लेकिन फिर से नया फॉरेस्ट लगा के फिर से नया फॉरेस्ट बना सकते हैं। उसी फॉरेस्ट को फिर से नहीं कर सकते, लेकिन नया फॉरेस्ट आप जरूर लगा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव है, अब ये आपके रिन्यूएबल है कि लगातार इनका नंबर बढ़ता जाएगा। बट इसमें ये है कि अगर वो एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब उनकी संख्या ही अगर पूरी खत्म हो गई, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, वो फिर आपके पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो एक अलग बात है ना। लेकिन सोलर है, विंड एनर्जी वगैरह है, इसको आप देखोगे तो हवा लगातार बहती रहेगी, वो कभी बहना बंद नहीं होगी। सोलार जो है, सूर्य है, वो हमेशा अपनी एनर्जी है,
हमेशा अपनी एनर्जी देता रहेगा, है ना, उसको आप रेन्यू कर सकते हो, बार बार उसका जो उपयोग है वो बार बार उसका उपयोग कर सकते हो। तो ऐसे संसाधन सिंपल तरीके से जिनको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, उनको हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, उनको फिर से हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया, है ना। सो ये जो रिसोर्सेज हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो, दो के अंदर आपको उसके अंदर हम डिवाइड करेंगे, आके देखेंगे उसके बारे में। ओके सो ओके उसके बाद नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, अनवीनीकरण योग्य संसाधन है, जो अनवीनीकरण है, नाम से ही क्लियर है कि उनका नवीनीकरण है या उनका जो रिन्यूएबल है, अब उनको रिन्यू नहीं कर सकते, उनको फिर से आप नया नहीं कर सकते, है ना, इस प्रकार के रिसोर्सेज। सो दीज आर ऑकर एज अ आपके जो जियोलॉजिकल साइकिल है उसमें आपके ये बनते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे क्रूड ऑयल की, या हम जो पेट्रोल मतलब डायरेक्टली पेट्रोल नहीं निकलता उसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, है ना, तो पेट्रोल बोलने के बजाय उसको क्रूड ऑयल बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपका जो क्रूड ऑयल निकलता है, अब ये जो क्रूड ऑयल है ये क्या होता है कि ये भी एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बना है ना। आपका पहले कई सारे आपके जो फॉसिल वगैरह हैं वो अर्थ के ऊपर आपके थे, उसके बाद वो धीरे धीरे करके कई सारी अर्थ की प्रोसेसेस हुई, उन प्रोसेस के द्वारा वो अर्थ के नीचे गए और टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो है वो आपके फॉसिल फ्यूल के अंदर या फिर आपके जो क्रूड ऑयल वगैरह उसके अंदर या गैस वगैरह जो भी है उसके अंदर वहाँ पर आपके कन्वर्ट हुए। तो ये क्या हो गया, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, मतलब लाखों करोड़ों साल इसको बनने में फिर से यहाँ पर आपके लग जाएंगे। ठीक है, मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये इसका एग्जांपल है ना। संसाधन है आपके, जैसे कोयला है, तो अगर कोयला निकलता है तो वो कोयला हजारों साल में वो कोयला बना है, अब हम उसको लगातार उसका दोहन करते जाएंगे, उसको एक्सप्लॉइट करते जाएंगे और एक टाइम पे हम उसको खत्म कर देंगे, है ना, और उसके बाद हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए आपका जो चीजें हैं वो बचेगी नहीं। सो दिस इज कॉल्ड द रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या गैर नवीनीकरण या अनवीनीकरण रिसोर्सेज आपके, है ना। अब ये जो रिसोर्सेज हैं ये आपको बताया मिलियंस ऑफ ईयर हैं इनको बनाने में यहाँ पे लगते हैं, है ना। और इनमें से कुछ रिसोर्सेज जैसे मेटल है तो उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था, है ना, उनको रिसाइकल हो सकता है। उसके अलावा आपके जो फॉसिल फ्यूल हैं ये आपके रिसाइकल नहीं हो सकते, है ना। तो मेटल एक लेवल तक रिसाइकल हो सकता है, बट बाकी जो आपके जो दूसरी चीज़ें हैं वो आपकी पेट्रोल है तो रिसाइकल नहीं हो सकता, या गैस है, एलपीजी गैस है, आपने घर में जलाई, चाय बनाई, हो गया, तो रिसोर्सेज फिर से उपयोग नहीं कर सकते। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या गैर नवीनीकरण यहाँ पर आपका हो गया। ओके सो दिस इज द ग्राफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। वी हैव द इलेक्ट्रिसिटी, है ना, तो अभी आप देखोगे सोलार, देन विंड, देन जियोथर्मल, वाटर और बायोमास वगैरह हो गया, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए। ओके उसके बाद हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल की, तो ऑयल हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, कोयला हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये क्या हो गया, दीज आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दो प्रकार के रिसोर्सेज आपके यहाँ पे होते हैं। अब तीसरा जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप, आपके ऑनरशिप के स्वामित्व के आधार पर कि भैया वो रिसोर्स अगर है तो किसका है ना, किसका रिसोर्सेज वहां पर है। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, आपके व्यक्तिगत संसाधन, है ना। तो क्या बोलते हैं, दीज आर ओन बाय द प्राइवेटली या इंडिविजुअल, कि एक निजी व्यक्ति के द्वारा या किसी एक प्राइवेट होगा या किसी एक निजी एक व्यक्ति के पास में या कुछ व्यक्तियों के पास में वो संसाधन वहां पर आपका होगा। सो दीज आर कॉल्ड द इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे कई सारे जो फार्मर्स होते हैं, है ना, ये क्या करते हैं कि उनके पास अपना जमीन होता है, तो उनका खुद का लैंड है, और लैंड कब तक है, जब तक आप सरकार को रेवेन्यू दे रहे हो। अगर आपको ऐसा अगर लगता है कि जो जमीन है वो आपकी है तो आप गलत हो, क्योंकि जो जमीन है जो आपके पास में है, जब तक उस पर आप सरकार को टैक्स दे रहे हो तब तक वो जमीन आपकी है ना, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है सरकार को, तो सरकार उन जमीनों को कभी भी छीन सकती है। वैसे आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल तो कई सारे लॉज वगैरह हैं उसको लेके, या फार्मर्स के प्रोटेक्शन में कई सारी चीज़ें अभी कानून बने हुए हैं आपके, बट इन जनरल टर्म वो सरकार का है, जो भी रिसोर्सेज सब सरकार के हैं। वी आर द सोशलिस्ट कंट्री, समाजवादी कंट्री है ना। तो फार्मर्स हैं, उनके पास गवर्नमेंट ने उनको लैंड दिया है, मतलब वो पेमेंट ऑफ रेवेन्यू के बेसिस पे उनको लैंड दिया है, तो बोलेंगे हमारी खुद की ज़मीन है ना। मैं बोलूँगा ये माउस है, ये माउस मेरा माउस है ना, तो ये मेरा इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गया एक तरीके से, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो विच इज ऑन बाय द पर्सन, वो आपका यहाँ पे क्या हो गया, वो आपका व्यक्तिगत संसाधन हो गया या आपका पर्सनल संसाधन हो गया, है ना। अब गांव के अंदर जनरली क्या होता है कि लोगों का लैंड होती है ना, और कुछ लोग लैंडलेस होते हैं, तो लैंडलेस हैं, उनके पास में कोई संसाधन वहाँ पर है ही नहीं, है ना। अर्बन लोग होते हैं, उनके पास प्लॉट होते हैं, घर होते हैं, उनके पास दूसरी प्रॉपर्टीज वगैरह होती है, बंगले होते हैं, घर होते हैं, जो भी रिसोर्स हैं, तो वो रिसोर्सेज होते हैं। ये क्या हो गया, व्यक्तिगत हो गया आपका, या इंडिविजुअल यहाँ पर हो गया। ओके उसके बाद दूसरा जो है, अब व्यक्तियों के पास अपने खुद के प्लांटेशन ग्रुप्स, प्लांटेशन होता है, या उसके अंदर पैस्चर लैंड है जहाँ पर चरागाह वगैरह आपका हो गया, है ना, वाटर वगैरह हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी, ये आपकी प्राइवेट के अंदर आ गई। चरागाह हो गया, तालाब है, कुएं हैं, तो सब निजी स्वामित्व वाले हैं कि खुद का पर्सनल कुछ है, तो दिस इज कॉल्ड द
इंडिविजुअल रिसोर्सेज, प्राकृतिक रिसोर्सेज, आपका व्यक्तिगत रिसोर्सेज। दूसरा होता है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, सामुदायिक स्वामित्व वाले संस्थान जो किसी समुदाय के पास में, किसी सोसाइटी के पास में होते हैं। अब ये ऐसे रिसोर्सेज हैं वो पूरी कम्युनिटी के हैं, पूरे रिसोर्सेज के हैं, है ना। सो दीज आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी के सभी मेंबर हैं, सभी सदस्य इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग यहाँ पे आपके कर सकते हैं, है ना। जैसे विलेज का एक कॉमन आपका पेस्टल लैंड हो गया, जैसे कोई ऐसी गाँव के अंदर कोई जगह हो गई जहाँ पे सभी लोग अपने गाय भैंस चरा सकते हैं, या गाँव के अंदर कोई ऐसी जगह हो गई जहाँ पे सभी लोग बच्चे मैच खेलते हैं। जैसे हम, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, तो अगर हम एक जगह पे मैच खेलते थे, अगर उस जगह पे जिसकी जगह है वो, मतलब जिसका प्लॉट है, अगर वो आउट हो गया तो हमको भगा देता था कि नहीं अब नहीं खेलने का, या मेरे को डबल में बैटिंग करने का है ना। तो उसको 2 बार 3 बार बैटिंग करवाते थे, क्योंकि भैया उसका व्यक्तिगत था। जब उससे परेशान हो गए, वहाँ से निकल के हम लोग एक सरकारी एक ग्राउंड था एक स्कूल का, उस स्कूल के ग्राउंड में खेलने लग गए। अब वो कम्युनिटी रिसोर्सेज है ना, तो वो है, वहाँ पे कोई खेलता ही नहीं। वहाँ पे उस लड़के को हम पहले वहाँ पे उसको 4 बॉल में आउट करते थे, यहाँ पर उसको 1 ही बॉल में आउट कर देते थे, क्योंकि उसकी जगह नहीं है। उसको तब पता चला कि पंगा लेना क्या होता है, ठीक है। तो विलेज का कॉमन एक ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया, ब्यूरल ग्राउंड हो गया, विलेज का पॉन्ड हो गया, ये जितने भी हैं, पब्लिक पार्क हो गए, पिकनिक स्पॉट हो गए, प्लेग्राउंड हो गए, तो ये पब्लिक रिसोर्सेज है। आप 3-4 जाओ, अभी बारिश आई चुकी है, आपको बारिश की आवाज़ भी आ रही होगी, सुहानी सी बारिश है, मतलब बारिश के साथ में तूफान वगैरह भी कई चीज़ें आ रही हैं, है ना। तो बारिश आ चुकी है, अभी आपके जो वाटरफॉल्स वगैरह हैं, वाटरफॉल्स वगैरह शुरू हो जाएंगे, तो पब्लिक रिसोर्सेज कोई भी जाके उनका जो उपयोग है वहाँ पर आपका कर सकता है, ठीक है। तो ये गांव की शामिलात भूमि या फिर विलेज के कॉमन लैंड होगा, जो सभी के लिए कॉमन होता है, इट इज फॉर द ऑल। तीसरा होता है राष्ट्रीय रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज। अब वो तो कम्युनिटी के लेवल पे हो गया, इट इज अ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक जो सरकारी रिसोर्सेज होता है। अब अगर आप बात करोगे जितने भी रिसोर्सेज हैं देश के अंदर, वो सभी सरकार के हैं एक तरह से आप देखोगे। सो टेक्निकली जो है ऑल रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन, सभी राष्ट्र के ऊपर है। जो भी आप संसाधन देखोगे, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल, प्राइवेट, जितने भी हैं सब सरकार के यहाँ पर है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं कि लोगों के पास में, देश के पास में एक लीगल पावर होता है ना, कानूनी शक्ति होती है कि उसके द्वारा उन संसाधनों का जो उपयोग है वो उपयोग यहाँ पर आपका कर सकते हैं, या उसके द्वारा उन लीगल प्रोसेस के द्वारा उन जो संसाधन है उनको आप ले सकते हो। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल की ज़मीन है, तो सरकार के पास बड़ी सी ज़मीन है, आप सरकार को टैक्स दे रहे हो, उसके बदले सरकार ने आपको ज़मीन दे दी, तो उस लीगल पावर का उपयोग करके आपने सरकार से ज़मीन ले ली, है ना। जैसे भूदान आंदोलन जब हुआ था, तो उस समय आपको पता होगा कि लाखों लोगों ने अपनी ज़मीन दान की, और फिर लाखों लोगों को ज़मीन है वो बाकी लोगों को ज़मीन वहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया, है ना। तो सरकार ने आपको इस प्रकार से ज़मीन दी। अब ये रिसोर्सेज हैं वो सरकार वापस भी ले सकती है लीगल पावर के द्वारा, है ना। तो कोई प्राइवेटली ओन्ड है या फिर पब्लिक गुड्स वगैरह है, उसको इस प्रकार से आपका लिया जाए, है ना। तो जो भी रिसोर्सेज आपके अलावा सब राष्ट्र के रिसोर्सेज हैं। अगर नेशन का मतलब, नेशनल मतलब ये भी हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में हो कुछ रिसोर्सेज, कुछ केंद्र सरकार के पास में। जैसे कोयला है, तो कोयला एक ऐसा रिसोर्सेज है जो केंद्र सरकार के पास में होता है, क्योंकि जो मिनरल होता है, मिनरल इज इंक्लूड इन द शेड्यूल, जो आपका शेड्यूल 7 है उसके लिस्ट 3 में होता है, मतलब स्टेट के पास में होता है। लेकिन कोयला एक ऐसा रिसोर्सेज है, वो नेशनल रिसोर्स है, प्राकृतिक जो राष्ट्रीय रिसोर्सेज है, पूरे देश का उसका उपयोग वहाँ पे किया जा सकता है। उसके अलावा माइनर रिसोर्सेज वगैरह कई सारी चीज़ें होती है। आपका जो यूडीए होता है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी, बैतूल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये डेवलपमेंट अथॉरिटी सरकार के द्वारा बनाई जाती है, और ऑन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के नाम से ये उस जमीन को या उन जो प्लेसेस हैं उनको वहाँ पर आपका अक्वायर करते हैं, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट के नाम से जो लैंड है, वो लैंड का एक्विजिशन है, वो एक्विजिशन वहाँ पर आपका करते हैं, ओके। उसके अलावा जितने भी मिनरल हैं इस देश के अंदर, सभी मिनरल हैं वो वाटर रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक जो मतलब आपका जो पानी के रिसोर्सेज हैं वो हो गया, जंगल हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गई, है ना। लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द इंडिया है, कि हमारे देश की जो बाउंड्री वो हो गई। समुद्र के अंदर जो है 12 नॉटिकल माइल तक जो जगह हो गई, है ना, 22 किलोमीटर तक जगह हो गई, वो राष्ट्रीय संपत्ति है, क्योंकि 12 के बाद फिर वो एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन वगैरह वो सब जोन्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक आप देखोगे तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, वो मतलब जो जगह है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन में आती है ना। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी अगर हमको एक्सप्लोइटेशन करना है, कुछ भी अगर यूज़ करना है, तो उसका यूज़ कर सकते हैं अपनी आर्मीज़ के लिए, अपने ऑयल रिसोर्सेज की खुदाई वगैरह के लिए, सबकी तरीके से उसका उपयोग वहाँ पर हम कर सकते हैं। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, दीज आर द नेशनल रिसोर्सेज, प्राकृतिक रिसोर्सेज, ठीक है। उसके दूसरे होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, है ना। अंतर्राष्ट्रीय जो संसाधन होते हैं, अब ये क्या होते हैं, दीज आर द इंटरनेशनल
इंस्टीट्यूट विच रेगुलेट इन रिसोर्सेज, उनको रेगुलेट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल आप देखोगे कि 200 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल तक तो बता दिया भारत का है, 12 से 200 का जो एरिया है वो यहाँ पर ये है कि वो बाकी देश भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब भारत का उसके ऊपर प्रभुत्व है, लेकिन बाकी जो देश हैं वो भी उसका रिसोर्सेज कर सकते हैं, उसका उपयोग वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल के बाहर आप देखोगे तो वहाँ पर जितने भी हैं, इट्स कॉल्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ उसको बोलते हैं, या अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र उसको हम बोलते हैं। तो वो जो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है, वो जो एरिया है वो ओपन है, वो सबके लिए वहाँ पर है ना, क्योंकि अगर वो किसी देश की सीमा नहीं है तो वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज वहाँ पे हो जाती है कि अगर जनरली वाटर के अंदर आपके अलग अलग देशों की शिप्स वगैरह जाती हैं वहाँ पे, आप वो ट्रेवल वहाँ पे करती है, तो वो सभी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, किसी देश का नहीं है, वो अंतरराष्ट्रीय रिसोर्सेज है ना। तो वो एक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इंडिविजुअल इज द योर ओन होम, कम्युनिटी के अंदर आपका गार्डन वार्डन हो गया, बच्चे खेल रहे हैं बढ़िया, नेशनल में आपकी रेलवे या रिसोर्सेज हो गए, है ना, और अंतर्राष्ट्रीय में आपके ये एरिया हो गया। तो दिस इज द 12 नॉटिकल माइल एरिया जो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा है, हमारे लैंड से 12 नॉटिकल माइल तक। उसके बाद 12 से लेके जो 20 है, इट कॉल द कंटीजियस जोन, है ना, तो ये आगे वहाँ पे होता है। और उसके आगे आपका इकोनॉमिक जोन EEZ आपका यहाँ पे, मतलब ये पूरा अप टू 200 ये पूरा इकोनॉमिक्स EEZ यहाँ पे होता है। और आगे हाई सीज आगे एरिया आ जाते हैं, है ना, आगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे रिसोर्सेज है, हमारे संसाधन है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट, विकास के आधार पर कि उसका विकास है, विकास के स्तर पे कि उस रिसोर्सेज का जो विकास है वो किस आधार पर यहाँ पे आपका हो रहा है। तो द फर्स्ट इज द पोटेंशियल रिसोर्सेज, आपके संभावी संसाधन कि जो पोटेंशियल रखते हैं रिसोर्स बनने का, बात याद रखिएगा, रिसोर्सेज बनने का पोटेंशियल रखते हैं, अभी बने नहीं। जैसे आप लोग क्या है, यू हैव पोटेंशियल टू क्रैक MPPSC, अभी आप हुए नहीं हो, है ना, पोटेंशियल है आपके पास में। तो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, उपयोग नहीं किया गया, कि आप एक पोटेंशियल रिसोर्स हो सरकार के लिए, तो तुम सरकार के अंदर जब आओगे तो कुछ अच्छा काम करोगे, कुछ बढ़िया काम करोगे, बट यू आर द पोटेंशियल। अब उसमें सबसे ज़्यादा जो जिसमें पोटेंशियल होगा, जिसमें अधिकतम पोटेंशियल होगा, वो व्यक्ति चुन के आ जाएगा, है ना, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जो NCERT भी देख रहा है, जो प्लस की क्लासेस भी देख रहा है, आंसर राइटिंग भी कर रहा है, रिवाइज भी कर रहा है, सब कर रहा है, तो जो मेहनत करेगा वही आगे आएगा, है ना। तो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, उपयोग अभी तक नहीं किया गया, तो वो क्या हो गया, वो आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज हो गया। जैसे क्या हो गया कि वेस्टर्न घाट के अंदर या राजस्थान, आपका राजस्थान है, गुजरात का एरिया है, तो वहाँ पर आपके बड़े बड़े लैंड है ना। जैसे वेस्टर्न घाट में हम बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट के अंदर विंड का जो फ्लो है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो उन वेस्टर्न घाट के एरिया के अंदर अगर हम वहाँ पे जो आपके जो विंड एनर्जी है उसको इस्टेब्लिश कर देंगे, है ना, सोलर पैनल, आपका जो विंड पैनल वगैरह इस्टेब्लिश कर देंगे, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हमको मिल जाएंगे। राजस्थान, गुजरात, कई सारे हजारों एकड़ लैंड है वो खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पर जाकर अगर हम कुछ नेचुरल आपका सोलर पैनल वगैरह लगा देंगे तो एनर्जी का प्रोडक्शन हमको होगा। तो पोटेंशियल है उनके अंदर, बाकी हमने उपयोग नहीं किया है ना। हो सकता है भविष्य के लिए बचा के रखें वो, या फिर हमारी स्कीम अभी उसके अंदर है। सो दिस इज द पोटेंशियल रिसोर्सेज, है ना। तो अभी आप जैसे ये इमेज यहाँ पे देख रहे हो, तो ये स्वीडन का इमेज है। अब यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि अपने घरों के ऊपर बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगाते हैं, तो घर का जितना भी एनर्जी का नीड है वो वहीं पर आपका पूरा हो जाता है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे पास इतने सारे जगह खाली हैं अपने घर के छतों के ऊपर कहीं भी, लेकिन हम उनका उपयोग प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। दूसरा जो है, इट्स कॉल्ड द डेवलप्ड रिसोर्सेज, विकसित संसाधन। तो रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज बीन डिटरमाइंड फॉर द यूटिलाइजेशन, कि ऐसे संसाधन जिनको हमने विकसित कर लिया, डेवलप्ड हो चुके हैं वहां पे, है ना, जिनका उपयोग हम अभी यहाँ पे करना चाहिए, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और उपयोग की गुणवत्ता मात्र निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन होते हैं कि जिनका उपयोग हम विकसित कर लिया है और उनका उपयोग कर लेंगे। सो दिस रिसोर्सेज आर द डेवलप्ड रिसोर्सेज, जिनका उपयोग अब हमने देख लिया है, अब उपयोग यहाँ पे करेंगे, है ना। अब उसमें क्या करेगा, टेक्नोलॉजी या फिजिबिलिटी के आधार पर उसको हम डेवलप किया, कि जैसे क्रूड ऑयल है तो कहीं पे क्रूड ऑयल निकला, हमको पता है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज था, हमने उसको एक्सप्लॉइट किया, वहां से हमको क्रूड ऑयल मिल गया, तो डेवलप हो गया, वो विकसित हो गया। तो इसका अगला स्टेज एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि आपको पहले पोटेंशियल था, उसके बाद आपने उसको उस रिसोर्स को यहाँ पर आपने डेवलप कर लिया, ठीक है। तीसरा जो होता है, इट्स कॉल्ड द स्टॉक। स्टॉक मतलब आपका भंडार, तीन बताए थे मैंने आपको, तीसरा है इसके अंदर आपका भंडार। अब भंडार के अंदर यहाँ पे क्या है कि ऐसी चीजें जो अवेलेबल तो हैं लेकिन हमने उसका उपयोग नहीं किया। जैसे अगर हम बोलते हैं कि जो अंटार्कटिका है, उस अंटार्कटिका के अंदर जो है वो जो पेट्रोल है, मतलब जो क्रूड ऑयल है, उसका बहुत बड़ा भंडार है। क्या बोलेंगे,
उसका बहुत बड़ा भंडार है, स्टॉक है। तो वहाँ पे स्टॉक है लेकिन वो अनटैप्ड है, हमने उसका अभी तक उपयोग नहीं किया। अफ्रीका में हम बोलेंगे कि अफ्रीका में जो है वो क्रूड ऑयल के या आपके नेचुरल गैस के जो है उसके बहुत सारे भंडार हैं, ये यूज़ करते हैं ना, तो वो हम ऑटोमेटिक अपनी लैंग्वेज में लेके आए, तो भंडार है। सो मटेरियल इन द एनवायरमेंट विच हैज़ द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड, बट ह्यूमन बींग डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस द रिसोर्सेज। उनको उपयोग करने का जो है हमारे पास तकनीक नहीं है। देखा था ना, 3 चीजें थी उसमें, एक तकनीक भी थी, तकनीक, इंस्टीट्यूशन और रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज तो है, संसाधन तो है ना, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीक नहीं है उनका उपयोग करने से। हम बात करेंगे आपके अंटार्कटिका का एग्जांपल दिया, तो वहाँ पे उसको हो सकता है तकनीक हो लेकिन हम उसका एक्सप्लॉइटेशन वहाँ पे नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ पर वो भंडार के रूप में, स्टॉक के रूप में अवेलेबल है ना। जैसे अभी क्या हुआ, अभी हमको पता चला कि जो सोनभद्र है यूपी में, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर सोने का भंडार था। अब भंडार था, हमने उनका उपयोग तो किया नहीं अभी, अब तकनीक है, तकनीक से उपयोग करेंगे। बोलते भारत के अंदर जो थोरियम है, थोरियम का बड़ा भंडार है ना, थोरियम का भंडार है। अब तकनीक है नहीं हमारा, तकनीक होती तो उस थोरियम से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और बढ़िया उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी नीड है हमारी वो थोरियम ही पूरी कर देता, बट वो भंडार है, वो आपका वो स्टॉक है वहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर इज कंपेयर्ड, आपका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन जो है वो एक सबसे बड़ा स्रोत हो सकता है एनर्जी का, है ना, ऊर्जा का। जैसे अभी आपका जर्मनी में हाइड्रोजन वाला ट्रेन है, वो हाइड्रोजन वाला ट्रेन चलाया, है ना। लेकिन ज़्यादातर जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पर है, हमारे H2O के अंदर फिक्स है, क्योंकि दुनिया में जो पानी है आपका 71%, उसके अंदर आपका H2O के अंदर फिक्स है। अब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना पड़ेगा, हाइड्रोजन अलग निकालोगे तो ही उपयोग कर सकते हो, है ना। और नेचुरली आप देखोगे तो हाइड्रोजन बहुत कम है आपके एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो तकनीक नहीं है हमारे पास कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। अभी वो विकसित हुई है और कुछ माइन्यूट लेवल पे उसका जो काम है वहाँ पे चल रहा है कि उसका उपयोग करके वो किया जाए वहाँ पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उसके अलावा हमारे पास उसको उपयोग करने के लिए, वो उसका संसाधन का उपयोग करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना। वी डोंट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी टू नो हाउ, कि कैसे उसको उपयोग है, वो कैसे उपयोग वहाँ पे उसको करना है। तो ये क्या हो गया, आपके स्टॉक हो गया, ये भंडार हो गया। तो ये याद रखिएगा, भंडार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका जो भी रिसोर्सेज हैं, तो वही बताया कि वी हैव द संचित कोश की, वो जो वहाँ पर अवेलेबल है, जो भी वही बात बताई कि तकनीकी ज्ञान उसको उपयोग करने का वहाँ पर हमको नहीं है। सो दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। भविष्य के अंदर हमको थोरियम निकालने का जो प्रोसेस है वो पता चलेगा, और उसके बाद हम थोरियम को यूज करके उससे एनर्जी नीड है, हमारी ऊर्जा की जो नीड है वो ऊर्जा नीड वहाँ पे आपके पूरी करेंगे, है ना। सो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ द आपके स्रोत के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। आई होप ये पूरा क्लियर हुआ होगा। चलिए आखिरी में आपको बता देता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। एमपीपीएससी मेंस 2020 का पेपर 2 का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर हम पूरा जो पेपर 2 है उसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अभी इकोनॉमी वाला जो यूनिट है, पार्ट बी का सेकंड यूनिट, वो यूनिट वहाँ पे चल रहा है। सेकंड आपका कंप्लीट कोर्स है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020, तो प्रीलिम्स का पूरा एक कोर्स है पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 में हमने सिर्फ हिस्ट्री पढ़ा है। पार्ट 2 के अंदर जो है टॉपिक नंबर 1, 3 से लेकर 10 तक पूरा पढ़ेंगे। अभी मैं इसके अंदर एमपी की जो डायनेस्टीज़ हैं, एमपी की डायनेस्टीज़ पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ मतलब, और उसके बाद हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत है ऐसी चीज़ें जो कोई नहीं पढ़ाता अनअकैडमी पे, यूट्यूब पे, उन चीज़ों को मैं पढ़ा रहा हूँ, स्पेशली एमपी डायनेस्टीज़ और कंट्रीब्यूशन ऑफ एमपी वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। तो एक बार आइएगा क्लास में, पता चलेगा। डिटेल कोर्स ऑन एमपीपीएससी मेंस पेपर 3, ये 2019 के लिए है, और एमपीपीएससी मेंस पेपर 1। एक और चीज़, जो साइंस वाला पार्ट है आपका 2020 का, तो 2020 में आपको पेपर 3 के अंदर वी हैव द 3 टॉपिक ऑफ साइंस, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब वो जो तीनों टॉपिक हैं वो मैं आपको इसी कोर्स के अंदर पढ़ा रहा हूँ, जो 2019 का कोर्स है। अब 2019 और 2020 दोनों में जो फिजिक्स है, फिजिक्स आपका सेम है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सेम है, तो वो मैं इकट्ठा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो एक लंबा टॉपिक है। उसको पढ़ाने में तकरीबन 1-1.5 महीना लग जाएगा, मतलब तकरीबन अभी समझो कि 30 से 40 क्लासेस उसके अंदर लग जाएंगी। तो वो 2 बार खर्च करने के बजाय एक बार में 19 और 20 दोनों के बच्चों का काम हो जाएगा। तो एक तरह से ये बोलो कि आपका पेपर जो 3 है, वो पेपर 3 भी आपका स्टार्ट हो चुका है 2020 का, ओके। और पेपर 1 तो आपका चल रहा है, जिसके अंदर एग्रो इकोलॉजी वाले टॉपिक्स हैं, बचे हुए हैं, है ना। अब क्या करना है आपको, 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है, इट कॉस्ट 7,000 रुपीज़, लेकिन आप मेरा कोड यूज करोगे तो आपको 700 रुपये का जो डिस्काउंट मिलेगा, और ये कोर्स आपको 6300 रुपये का जो कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास क्रेडिट पॉइंट है तो 10% क्रेडिट पॉइंट का उपयोग करके अब फर्दर 5700 रुपये के अंदर जो कोर्स है उसको वहाँ पर आप ले सकते हैं। तो इस कोड का उपयोग करें, कोड इज अ पवन लाइव, कोड का उपयोग करें, और 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। अगर आप 2 साल की तैयारी, मतलब आप 2021, 2022 या उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए।
बहुत सस्ता पड़ता है ना। तो 8400 का है, अगर आप डिस्काउंट वगैरह लगा दो और आपका कोड वगैरह यूज़ कर लो तो आपको कुछ 6400 6500 के आसपास कुछ कोर्स वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपको 10% मिल रहा है या 20% मिल रहा है, क्रेडिट पॉइंट यूज़ करोगे वो डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कोड का यूज़ करो और कोशिश करो कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो, काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आई होप समझ में आया होगा एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि क्लास को प्लीज़ रेगुलर तरीके से देखें, इसको गैप ना करें, गैप करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, है ना। और कोशिश करें कि लाइव देखें, लाइव देखने में आपको पूरा जो कोर्स है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा।